नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि भारत में वैक्सीन को लेकर तेजी से काम हो रहा है और अब हम इसमें जल्द ही कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। ये कहना था देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के वैक्सीन और इसके इलाज के लिए दवाओं को लेकर भारत में तेजी से शोध हो रहे हैं और काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी कुछ सकारात्मक नतीजे हमारे सामने आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि देश के कोविड-19 से सबसे ज़्यादा पीड़ित शहरों के नगर निगम के आयुक्तों से कैबिनेट सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। जिलाधिकारी भी इसमें शामिल हुए और कोविड-19 से निपटने के उपायों पर इसमें चर्चा हुई। भारत समेत दुनिया के तमाम देश कोविड-19 से निपटने में जुटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, उसका नतीजा ये रहा कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड-19 से निपटने में जो उनकी भूमिका है वो दुनिया भर में सराही गई है। इसके अलावा आपको देश और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बताएंगे और कुछ और अहम खबरों पे हमारी नज़र रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में कोविड-19 के लिए दवाओं, टीकों और प्रौद्योगिकी के विकास पर आज जानकारी दी गई। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन और दवाओं पर तेजी से काम चल रहा है। देश में 30 समूह वैक्सीन विकसित करने के काम में जुटे हुए हैं और साधारण तौर पे वैक्सीन 10 से 15 साल में बनता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसे 1 साल में बनाया जाए। इसलिए एक वैक्सीन पर काम करने की जगह हम लोग एक ही समय में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। There are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet, this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready in the hope that what they are stockpiling will be effective. बट ये मालूम नहीं है कि वो इफेक्टिव होगी कि नहीं। अगर मान लो इफेक्टिव नहीं है तो पूरा स्टॉक पाइल वेस्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए नई दवा को बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दवा बनाने के लिए स्टूडेंट्स का हैकाथॉन किया जा रहा है। इसमें जल्दी दवा बनाने की होड़ होगी और इसके बाद ICMR इसकी जांच करेगी। The CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale. But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. देश में कोरोना वायरस की स्थिति और इसके परीक्षण के लिए दवाओं, टीकों और प्रौद्योगिकी के विकास पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई वैक्सीन और दवाई से ही की जा सकेगी। हमारे देश का विज्ञान और तकनीकी संस्थान बेहद मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश का विज्ञान आधार है और फार्मा इंडस्ट्री दोनों बहुत ही मजबूत हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया है। BCG वैक्सीन जो है वो अगर हमने बचपन में लिया होगा, अगर हम दोबारा ले तो हमारी बॉडी जो है उसका एक इम्यून सिस्टम अपने आप से ऊपर आ जाता है, टाइट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करता है और वो फाइट करता है जनरल सब चीज़ों के लिए और कोविड को भी फाइट करता है। ये ऐसे लगता है। इसका ट्रायल हिंदुस्तान में चला हुआ है। माइकोबैक्टीरियम W है, वो भी एक रिलेटेड कंपाउंड है, वो भी इसी तरह से जैकअप करता है इम्यूनिटी को। उसका ट्रायल PGI में है और इंस्टीट्यूशंस में है।
कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का ट्रायल आईसीएमआर ने अपने देखरेख में करवा रहे हैं। इसी तरह से एक दवाई अर्बिडोल की तरफ नज़र है CSIR की। इसी तरह से आपको मालूम है कि देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे भी लगा हो, जैसे मैंने अभी कहा, और रेमडेसिविर पे भी नज़र है, सॉलिडेटरी ट्रायल के भीतर भी और उसके बाहर भी। तो कहना चाहूँगा कि ये रियल ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारा देश इनको टेस्ट कर रहा है और अग्रणी श्रेणी में है इनको टेस्ट करते हुए, और पूरे रूल्स, रेगुलेशन, साइंस, सेफ्टी, एथिक्स उन सब से मिला के इसको किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 1,20,000 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 6,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है और अब ये 42.75% हो गया है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है। इनमें 86,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए केस आए हैं और 194 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 67,691 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित राज्यों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में आए 6,500 मामलों में 1/3 महाराष्ट्र से है। यहां कोरोना वायरस के 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 56,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 18,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,897 लोगों की इससे मौत हुई है। बात करते हैं गुजरात की, जहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली का रुख करें तो यहां अब तक 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 303 लोगों की इससे मौत हुई है। दिल्ली में 7,200 से ज्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान में 7,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 173 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 4,400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। उधर तमिलनाडु में 18,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 9,900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 133 लोगों की इससे मौत हुई है। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से शुरू हुई घरेलू यात्री उड़ानों के चलते देश में हवाई मार्ग एक बार फिर व्यस्त है। पश्चिम बंगाल में भी घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने सभी घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए परामर्श भी जारी किया है। घरेलू उड़ान सेवाओं की बहाली के बाद से देश भर में हवाई अड्डे पर सुगमता से कामकाज चल रहा है। सैकड़ों उड़ानों के जरिए हजारों यात्री रोजाना हवाई सफर कर रहे हैं। गुरुवार को पश्चिम बंगाल से भी घरेलू उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो गई। दिल्ली से 122 यात्री कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचे और 40 यात्री गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके अलावा सिलीगुड़ी में बागडोगरा और पश्चिम बर्धमान जिले में अंडाला हवाई अड्डे से भी आज विमानों की आवाजाही शुरू हो गई। एयरपोर्ट टर्मिनल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षात्मक उपायों का पालन किया गया। यात्रियों के आगमन के लिए बुधवार को कुल 924 उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें 460 प्रस्थान और 464 आगमन उड़ानें शामिल हैं। इन उड़ानों के जरिए कुल 67,861 यात्रियों ने हवाई सफर किया और अपने गंतव्य तक पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर ये आंकड़े साझा किए। उन्होंने लिखा कि हमारा आसमान और हमारे हवाई अड्डे फिर से व्यस्त हो गए हैं। घरेलू उड़ानों की शुरुआत से यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है। हरदीप सिंह पुरी ने हवाई मार्ग की व्यस्तता से जुड़ी तस्वीर साझा की।
कोरोना संकट के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश में 25 मार्च से 24 मई तक सभी निर्धारित घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन का आज 22वां दिन है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान है। सड़क, समुद्र और हवाई मार्ग के जरिए भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करना चाहती है। 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हजारों भारतीय अब तक वतन वापस लौट चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विस्तारित दूसरा चरण जारी है। मिशन के तहत एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विशेष विमान रोज सैकड़ों भारतीयों को लेकर भारत लौट रहे हैं। 17 जून तक 300 से ज्यादा विशेष उड़ानों के जरिए 58,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाए जाने की उम्मीद है। इस दौरान ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ, यूरोपीय और एशियाई देशों के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। गुरुवार को भी वंदे भारत मिशन के तहत कई देशों से भारतीयों की वापसी हुई। ताजिकिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विशेष विमान ने दुशानबे से जयपुर के लिए उड़ान भरी। वहीं कजाकिस्तान से भी 143 भारतीयों को निकाला गया। संयुक्त अरब अमीरात से भी 6 उड़ानें निर्धारित हैं। इनमें दुबई से कोच्चि, कुन्नूर, कोझिकोड, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष उड़ानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। वहीं अबू धाबी से कोच्चि के लिए एक उड़ान निर्धारित है। खाड़ी देशों से करीब 1000 भारतीयों की वापसी हो रही है। कुवैत से तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष उड़ानों के जरिए 5 नवजात शिशुओं समेत 178 भारतीयों को वापस लाया गया है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से भी एक विशेष उड़ान भारतीयों को लेकर दिल्ली लौट रही है, जबकि फ्रैंकफर्ट से बेंगलुरु के लिए एक उड़ान शुक्रवार को रवाना होगी। शिकागो और वॉशिंगटन डीसी से भी एयर इंडिया के विशेष विमान भारतीयों को लेकर लौट रहे हैं। आई एम डबल डिग्री स्टूडेंट बिटवीन IIT गांधीनगर एंड JAIST. So we both have finished our degree with JAIST, and now we are with the great help from embassy we are returning back to India. It has been a constructive experience both in terms of learning, and in this challenging time I really appreciate the efforts taken by the Indian embassy, and it's really a great efforts under Vande Bharat mission, and we are really proud to go back under this mission. इटली में फंसे भारतीयों की भी आज समुद्री रास्ते से वापसी हो रही है। इधर सतही सीमाओं से भी अन्य देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। गुरुवार को बांग्लादेश से करीब 200 भारतीयों ने वतन वापसी की। भारत बांग्लादेश के बीच दावकी, तमाबिल, अगरतला, अखौरा और सुतारकंडी शेवला बॉर्डर से इन लोगों को लाया गया। आज 3 जगह से क्रॉसिंग हो रही है। आसाम, करीमगंज के करीब एक लैंड बॉर्डर, एक कस्टम स्टेशन है शेवला सुतारकंडी, तमाबिल डॉकी, और यहाँ अगरतला अखौरा से अबाउट 230 के करीब लोग आज मूव करेंगे। तो ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ अटके हुए हैं। वहीं मिशन के 21वें दिन यानी बुधवार को विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 19 विमान भारत लौटे। बुधवार को वंदे भारत मिशन के तहत कुल 3,319 भारतीयों की वतन वापसी हुई। इससे पहले 7 मई से 15 मई तक वंदे भारत मिशन का पहला चरण चलाया गया था। इस दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे और परेशान भारतीयों को एयर इंडिया की विमान सेवाएं मुहैया कराई गईं। मिशन के पहले चरण में ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश सहित खाड़ी देशों, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कुल 64 विशेष उड़ानों का परिचालन किया गया और 13,750 भारतीयों को वापस लाया गया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे मुसाफिरों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए भारतीय रेलवे दिन रात जुटा हुआ है। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और मेडिकल डेस्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासियों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भारतीय रेलवे एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। रोज सैकड़ों रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा है। मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन पहुंचने से लेकर बोगी में बैठने तक के लिए
कई इंतजाम किए गए हैं जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। गुरुवार को मैसूर डिवीजन के हासन से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए 1298 प्रवासी कामगारों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन दोपहर 1:30 बजे के करीब रवाना हुई। यात्रा के दौरान मैसूर जिला प्रशासन की तरफ से यात्रियों को खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और फल भी दिए गए। रेलवे ने पिछले 26 दिनों में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 8 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया है। इस दौरान विभिन्न राज्यों में 3543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक रेलगाड़ियां चलाई गईं। सबसे अधिक 1392 रेलगाड़ियों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया। प्रवासी मजदूरों को बिहार पहुंचाने के लिए 1123 रेलगाड़ियों और झारखंड पहुंचाने के लिए 156 रेलगाड़ियों को चलाया गया। इन रेलगाड़ियों के अलावा 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस, ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी। इससे लाखों प्रवासी मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया नहीं वसूलने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किराया राज्य सरकारों को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को मजदूरों की वापसी में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों को जगह जगह पर फंसे हुए मजदूरों को वापस लौटने तक खाना पीना मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मजदूरों को ट्रेन और बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाएगा। साथ ही रेलवे यात्रा के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संबंधित राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और उन्हें ट्रेन और बस पर चढ़ाने का काम करेगा। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी माना है। इसका क्या मतलब है? कोविड-19 को महामारी के रूप में परिभाषित करने का ये मतलब नहीं है कि ये वायरस जानलेवा हो गया है, बल्कि ये इस रोग के भौगोलिक प्रसार को पहचान देना भर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति 3 जून को कोविड-19 के मुद्दे पर विचार करेगी। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली इस समिति ने बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को इस मसले पर विचार के लिए बुलाया है। समिति प्रवासी श्रमिकों को भेजने और दूसरे कई अहम मुद्दों पर विचार करेगी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद किसी संसदीय समिति की ये पहली बैठक होने जा रही है। इसके लिए सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। मेन कमेटी रूम में होने वाली इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विभाग संबंधी 24 समितियों में गृह कार्य संबंधी समिति बेहद ताकतवर समिति मानी जाती है। इसके दायरे में गृह कार्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय आता है। समिति में राज्यसभा से सतीश चंद्र मिश्रा, भूपेंद्र यादव, आरसीपी सिंह, राकेश सिन्हा और लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी, दयानिधि मारन और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इस अहम बैठक के दौरान कोविड-19 के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट की इस घड़ी में भी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास दिखाया है।
अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में वो कोरोना वायरस से निपटने के तरीके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे दुनिया के दूसरे कई नेताओं से भी ज्यादा लोकप्रिय पाए गए हैं। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जनवरी से 19 मई के बीच दुनिया के सभी प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता का सर्वे किया गया। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस तरह के फैसले लिए और कदम उठाए हैं। कराए गए सर्वे में सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 82% के साथ वर्ल्ड लीडर्स में हाई अप्रूवल रेटिंग मिली है। 17 मार्च को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% थी, वो 19 मई को 8% बढ़कर 82% हो गई है। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और दूसरे कई नेताओं से भी ज्यादा लोकप्रिय पाए गए हैं। सर्वे से साफ है कि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह कोरोना महामारी से जंग में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो वैश्विक नेताओं के मुकाबले बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की विकास यात्रा और प्रगति में किसानों के योगदान की सराहना की है। किसानों के योगदान को लेकर उपराष्ट्रपति ने एक दैनिक अखबार में लेख लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आज भारत विभिन्न कृषि और संबद्ध उत्पादन में से कुछ के निर्यात का एक प्रमुख उत्पादक है और ये हमारे किसानों के कठिन परिश्रम और प्रयासों का ही परिणाम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसानों की फसल को अपने पसंद के बाजार में बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि किसानों को अपने पड़ोस में भी अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता नहीं है और पारिश्रमिक मूल्य अभी भी समस्या है। उनके खेत की आय बाजारों, बिचौलियों और धन उधारदाताओं की दया पर है। एक किसान जो भी रुपया बनाता है उसके लिए सप्लाई चेन में दूसरों को बहुत कुछ मिलता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राज्यों के कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम किसानों के अधिकारों के उल्लंघन के सिद्धांत स्रोत हैं। ये दोनों कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के विकल्पों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। किसान खरीदारों के बाजार के शिकार बने रहते हैं। ये उनके शोषण का प्रमुख कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं उस छोटे दुश्मन की जो इन दिनों देश के कई राज्यों के किसानों के लिए आफत बनकर मंडरा रहा है। देश के कई राज्यों में आसमान से उड़ रही इस आफत ने कृषि विभाग और किसानों की नींद उड़ा रखी है। ये आफत है टिड्डी दलों की। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दिन रात एक किए हुए हैं। टिड्डी दल मुसीबत बनकर उड़ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की मुसीबत के बीच आसमान से एक और मुश्किल देश में दस्तक दे चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के किसानों की नींद उड़ा रखी है। नागपुर के कई इलाकों में इनका असर देखा जा रहा है। अब टिड्डी दल ने भंडारा जिले का रुख कर लिया है। फिलहाल पंजाब टिड्डी दल की मुश्किलों से बचा हुआ है, लेकिन एहतियातन पंजाब सरकार ने अलर्ट जारी किया है। टिड्डियों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इस मुसीबत से निपटने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इनको भगाने के लिए या तो हल्ला करें, ड्रम बजाए या बर्तन बजाए और हल्ला करना है उसको, है ना, हल्ला करके भगाते। या फिर आपके पास दवाई हो क्लोरपायरीफास, तो वो भी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे भी वो मर जाते हैं। टिड्डियों की इस मुसीबत से निपटने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान के 21 जिले, मध्य प्रदेश के 18 जिले और गुजरात के 2 जिलों में टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को टिड्डियों पर नजर रखने को कहा गया है। टिड्डी दल पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। उसके बाद इनका आतंक मध्य प्रदेश में देखा गया। अब धीरे धीरे कई राज्यों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों के अनुरोध पर फसल क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए 11 कीटनाशकों की सिफारिश को मंजूर किया है।
रबी की मुख्य फसल कट चुकी है, लेकिन साग सब्जी चारे की फसलें बड़े पैमाने पर खेतों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। आतंकी यहां एक कार में आईईडी लगाकर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वक्त रहते कार को जब्त किया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को खाली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। इस केस की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एक बार फिर सुरक्षा बल इनके निशाने पर थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दी। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने वक्त रहते आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ सेंट्रो कार को जब्त किया, बल्कि कार में बरामद आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। पुलिस ने इस हमले की साजिश में 3 आतंकियों के शामिल होने का दावा किया है। इसमें पहले का नाम आदिल, दूसरे का फौजी भाई है, तीसरा कार का ड्राइवर था जिसका पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा बल पूरी तत्परता से आतंकियों के सफाए में जुटी है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। इस बार भी सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को आज उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को सराहा। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर सावरकर का जन्म 1883 में आज ही के दिन नासिक के भगूर गांव में हुआ था। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पन्नों का इतिहास लिखा। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उन्हें याद किया। ट्विटर पर उपराष्ट्रपति ने लिखा कि वीर सावरकर जी सशस्त्र क्रांति द्वारा मां भारती को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय युवाओं को संगठित किया था। उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर को अनेक युवा क्रांतिकारियों की प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हम वीर सावरकर को उनकी बहादुरी, अनेक लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए याद करते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी वीर सावरकर को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि अपनी अभिजात देशभक्ति से वीर सावरकर बस एक नाम भर नहीं रहा, बल्कि वो राष्ट्रभक्ति का एक मंत्र, एक विचार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे अपील करेंगे कि आप आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये आपके लिए मददगार साबित होगा हर जगह, ये आपकी मदद के लिए है। और कोविड-19 से निपटने के लिए हर उपाय ज़रूर बरतें, हर एहतियात ज़रूर बरतें। नमस्कार।